नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे होंगे और आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि इस बीच में कई परीक्षाएं लगी हैं विद्यार्थियों को, जैसे जीडी की हो गई या लेखपाल की हो गई या जो है आपका यूपी टेट की। तो इन सारे परीक्षाओं में विद्यार्थी अपना जो है मेहनत कर रहे हैं। और उसमें एक जो आपका लेखपाल हो गया या जीडी हो गया, जिसे अभी हमने बताया यूपी टेट हो गया या समीक्षा अधिकारी के पेपर हो गया, पीसीएस के पेपर हो, कोई भी पेपर हो गया, तो आप ये जान लीजिए कि हिंदी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है आपको सफलता दिलाने में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी बताने जा रहा हूँ। और इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे उसको देख लें, क्योंकि उस वीडियो में हमने हिंदी ग्रामर या वर्णमाला के बारे में डिटेल में चर्चा किया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ एक हिंदी का ही एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे अधिकतर इसमें कंफ्यूज होते हैं और आता हुआ क्वेश्चन जो गलत टिक लगा के चले आते हैं पेपर में। आइए देखते हैं। और आज का आपका जो मैं बताने वाला हूँ वो है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर क्या पढ़ना है हमें? शब्द। देखिए, रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। जैसे रूढ़ शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। अगर आपसे कोई पूछे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिसके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ कहते हैं। जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, जैसे आप लोग करते हो संधि विच्छेद में, तो जब संधि विच्छेद होता है ना, दोनों अक्षरों का, दोनों शब्द जो होते हैं उनका कोई ना कोई मतलब होता है। जैसे विद्याधन आलय, तो विद्याधन आलय उसका अर्थ होता है। लेकिन ये जो रूढ़ शब्द होंगे ना, इनका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे जिन शब्दों को संधि विच्छेद ना हो, जैसे लिखा घोड़ा, अगर आप घोड़ों के संधि विच्छेद करेंगे तो घो प्लस रड़ा, ना घो का कोई अर्थ होता है, ना ही ऋणा का कोई अर्थ होता है। इसी तरह मुख, मुँह प्लस खा, ना मुँह का कोई अर्थ होता है ना खा का, मतलब इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस टाइप के जो हमारे शब्द कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके रूढ़ शब्द कहलाएंगे। इसी तरह देखिए पास लिखा हुआ है। आइए हम लोग सीखते हैं यौगिक शब्द क्या होता है। अब आइए यौगिक शब्द देख लेते हैं। यौगिक शब्द जो अन्य शब्द के योग से बनते हों और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकें, यौगिक शब्द कहलाता है। कहने का मतलब ये ऐसे शब्द जिनका हम संधि विच्छेद कर सकें, वो आपका यौगिक शब्द है। और जिनका संधि विच्छेद हो जाए, ये एक तरफ से आप ट्रिक मान सकते हो। जैसे परिश्रम, परिधन श्रम, श्रमिक, श्रम प्लस इक, श्रमशील, श्रम प्लस शील। तो इस तरफ के जो शब्द हैं इनका आसानी से संधि विच्छेद भी हो जा रहा है और इनका अपना अपना महत्व है। आइए देखते हैं हम लोग योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। योग रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं, या तो समझिए ऐसे शब्द जो यौगिक एक से अधिक शब्दों से बने, हम उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। परंतु वे समान अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। और अगर ये जो आपने डिफिनीशन पढ़ा, शायद ये आपको ना समझ में आए, आपको बहुत सिंपल रूल बता दूं। जितने भी बहुब्रीहि हैं, बहुब्रीहि समास हैं, वो सारे योग रूढ़ हैं। हमेशा याद कीजिएगा, जितने भी बहुब्रीहि समास हैं सारे क्या हैं? योग रूढ़ हैं। क्योंकि जैसे कि बहुब्रीहि मतलब होता है कि जिसमें भगवान हो, भगवान का नाम है, जैसे लंबोदर, बारहसिंगा, गजानन, नीलकंठ, चंद्रशेखर, चतुरानन, एक ऐसे शब्द हैं आपके। ये आपके जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदय मतलब गणेश जी, 12 सिंह है जिसके 12 सिंह हो। तो इस टाइप के देखेंगे तो ये सब ईश्वर से रिलेटेड शब्द हैं और ये आपके क्या हैं? आपके योग रूढ़ शब्द हैं। आइए हम लोग जान लेते हैं वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य आपके तीन प्रकार के होते हैं: कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो वाच्य की परिभाषा पहले जान लेते हैं। वाच्य की परिभाषा क्या है? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। अब मतलब ये हुआ कि जिसकी प्रधानता होगी वो हमारा वही वाच्य होगा। आइए हम जान लेते हैं कर्तुवाच्य। कर्तुवाच्य क्या होता है? क्रिया के उस
क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। ध्यान दीजिए, जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होगा वो कर्तृवाच्य होगा। जैसे मोहन केला खाता है तो मोहन आपका कर्ता है। अजय पुस्तक पढ़ता है तो अजय क्या है, आपका कर्ता है। ये सारे कैसे हैं, ये आपके कर्तृवाच्य हैं। आइए हम लोग सीख लेते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। मतलब जिस पे कर्म की प्रधानता का बोध होगा वो आपका कर्मवाच्य होगा। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। और अगर न समझ में आए तो मैं आपको सिंपल रूल बता दूं। जैसे कि आप लोग इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ते हैं तो ये आपका पैसिव वाइज है। जो एक्टिव वाइज है वो आपका कर्तृवाच्य है, जो पैसिव वाइज है वो आपका कर्मवाच्य है। जैसे लिखे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। कवियों द्वारा क्या लिखी गई, कविताएं लिखी गई। रोगी को दवा दी गई है, रोग या कैसे बोल सकते हो, डॉक्टर द्वारा रोगी को दवा दी गई। जहाँ द्वारा शब्द आ जाए वो आपका कर्मवाच्य कहलाएगा। उससे पुस्तक पढ़ी गई या उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, ये सारे वाक्य कैसे हैं, आपके कर्मवाच्य हैं। आइए हम लोग भाववाच्य जान लेते हैं। भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। भाव की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, इन शब्दों में क्या होता है कि आपको नहीं का बोध होगा। किसका बोध होगा? नहीं का। जैसे बोला जाए श्याम से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा भी नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। तो ये जो है एक भाव प्रकट कर रहा है। अगर आपके भाव की फीलिंग ना समझ में आए तो सिंपल से याद कीजिएगा, जिस सेंटेंस में नहीं आ जाए वो आपके क्या कहलाएंगे? भाववाचक कहलाएंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने इस हिंदी ग्रामर बनाने के लिए जितने भी आपके पीटी के हो गए एग्ज़ाम, फिलहाल पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है, टेट का एग्ज़ाम हो गया, लेखपाली में जो आने वाले क्वेश्चन हैं या जो है आप जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो हिंदी आएगा इनसे बाहर नहीं आएगा। बस आप करना क्या है कि इन वीडियो को देखने के बाद एक अपना बढ़िया सा नोट्स बना लीजिएगा। उसी नोट्स को बार बार आप क्या करना, रिवीजन करना, तो आपके अंदर अच्छा परिवर्तन आ जाएगा। आइए हम लोग सीखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। वाक्य प्रकार: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेह वाक्य, या आप कह सकते हो ये सब वाक्य हैं आपके। संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक। चलिए इनके बारे में एक एक को जो है हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विधान वाक्य, जिसे इंग्लिश में अफर्मेटिव कहते हैं। जो बच्चे या विद्यार्थी इंग्लिश ग्रामर में पढ़े हैं तो उनको भी इससे आपको काफ़ी हिंट मिल जाएगी। ऐसे सीखते हैं विधानवाचक वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य से किसी काम का होना या करने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। रमा खेल रही है, इससे ये पता चला कि रमा कोई कार्य कर रही है। ठीक है, खेलने का कार्य कर रही है, तो कैसा वाक्य है? विधानवाचक या अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, और राम अयोध्या के राजा थे। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली है और राम अयोध्या के राजा थे। ये सब सेंटेंस कैसे हैं आपके? विधानवाचक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए जानते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। बाहर जाना मना है। अब बताइए, क्रिया करने का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अगर इसको और सिंपल में जानना चाहे तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्वेश्चन में लिख रखा है इसका ट्रिक कि निषेधवाचक वाक्य में हमेशा नहीं आता है। बाहर जाना मना है मतलब नहीं है। राम आज स्कूल नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। बिजली कल तक नहीं आएगी। तो जिस शब्द में नहीं आ जाए वो आपका कैसे है? नेगेटिव सेंटेंस या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आइए हम लोग सीख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनके बारे में जानते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य: जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? देखो सबसे तीनों सेंटेंस ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति मुझसे क्वेश्चन कर रहा है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक। आइए हम लोग सीखते हैं संदेहवाचक वाक्य।
स्पेक्टिकल सेंटेंस, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस भी वाक्य में हमें संदेह या संभावना की भावना का बोध हो वो हमारा क्या कहलाएगा, संदेहवाचक वाक्य। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है, शायद आज बारिश होगी। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमें संदेह या संभावना की, जैसे कहते हैं हम लोग बोलते हैं संभावना लग रही है कि आज बारिश हो सकती है, तो ये कैसा सेंटेंस आपका संदेहवाचक है। शायद मैं कल जाऊंगा, शायद मैं कल जाऊंगा, ये भी आपका संदेहवाचक है। शायद वह सुधर चुका हो, ये भी आपका क्या है, संदेहवाचक, क्योंकि संदेह है, शायद वो सुधर चुका हो, शायद वह बिगड़ चुका हो, शायद वह आ चुका हो। तो ये सारे सेंटेंस कैसे हैं, आपके संदेहवाचक हैं। आइए हम सीखते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक के बारे में जानते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती, मतलब कि यदि बारिश, ये सेंटेंस इस दूसरे वाले सेंटेंस पर निर्भर है। यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती, यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, मतलब पहला सेंटेंस दूसरे पर निर्भर है। इस टाइप के सेंटेंस आपके संकेतवाचक कहलाते हैं। और बीच में तो वगैरह अगर आ जाए तो आपके संकेतवाचक के बोध कराएंगे। समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती, ये सारे सेंटेंस ये आपके कैसे वाक्य हैं, संकेतवाचक। आइए सीखते हैं इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हों उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है। ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें। आप अपने कार्य में सफल हों। देखिए जितने भी सेंटेंस हैं इन सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है जो अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हो वो कैसे सेंटेंस कहलाएंगे, इच्छावाचक कहलाएंगे। आइए हम लोग सीखते हैं आज्ञावाचक वाक्य, जैसे इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस था। आइए, जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हों उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। देखिए तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, तो ऐसा लग रहा है कि कोई हमें आदेश दे रहा है। कृपया शोर ना करें, ऐसा लग रहा है कोई मुझे उपदेश या आदेश कर रहा है। एक गिलास दूध लाओ, तो कोई आपसे क्या कर रहा है, आज्ञा कहते हो। आज्ञा, उपदेश, आदेश का जहाँ पे बोध हो जिस सेंटेंस में आपका आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। ये लास्ट एक आपका 8 है, विस्मयदायी बोधक वाक्य, ठीक है। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हों उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अरे ये देखिए, एक ध्यान दीजिएगा, विस्मयादि बोधक का सिंबल है, इस तरह का आपको सिंबल दिखे कहीं तो आप समझ जाइएगा कि आपका विस्मयदायी बोधक वाक्य है। अरे तुम कितने सुंदर लग रही हो, वाह कितना मनोहर दृश्य, उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है। तो इस टाइप के क्या हैं आपके ये विस्मयदायी बोधक वाक्य हैं। आइए कुछ और भी अलग कुछ सीख लेते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक हिंदी की ग्रामर के बारे में कुछ नया जानकारी देने वाला हूं। जैसे लिखा है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अभी जस्ट इसी के हमने ऊपर आपको बताया था, ये तो रचना के आधार पर आ गए। अगर कोई आपसे बोले अर्थ के आधार पर कितने वाक्य हैं तो आप 8 बताइए, क्योंकि अभी जस्ट इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। और कोई अगर आपसे पूछे रचना के आधार पर शब्द कितने हैं तो आपके 3 हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। आइए हम सीखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इनको जानने का तरीका यह है कि इनके नियम को हमें अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जब पेपर में आते हैं ना तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है विद्यार्थियों के बीच में और पेपर में गलत टिक लगा के चले जाते हैं। आइए सीखते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। एक ही क्रिया, एक ही कर्ता, राधा नाचती है तो राधा सब्जेक्ट, नाचना क्रिया। एक ही क्रिया, एक ही सब्जेक्ट होंगे वो आप कैसे वाक्य होंगे, सरल वाक्य। मोहन हंसकर बोला, तुम पढ़कर सो जाना, अंकित की कलम गिर गई। ये सारे सेंटेंस कैसे हैं आपके, सरल वाक्य। आइए हम संयुक्त वाक्य के बारे में जानते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। संयुक्त वाक्य, जब भी किसी वाक्य के मध्य में देखिए और
एवं, या, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि शब्द आ जाए वो सारे संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखिए वह और आ गया तो कैसा आपका है संयुक्त, क्योंकि दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। पहला सेंटेंस उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। ये भी आपके दो सेंटेंस है। आप कैसे संयुक्त, संयुक्त माने होता है जोड़ना। बादल घिरे और मोर नाचने लगे। बादल घिरा एक सेंटेंस और मोर नाचने लगे दूसरा सेंटेंस। ये आपका संयुक्त वाक्य है। सूरज निकला और फूल खिल गए उठे। सूरज निकला फर्स्ट सेंटेंस और फूल खिल गए ये दूसरा सेंटेंस। कैसा वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। आइए सीख लेते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान वाक्य तथा उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। देखिए इनका सिंपल रूल जान लीजिए। इनके इन सेंटेंसों के बीच में की, जो, ये की और जो बहुत आते हैं। ध्यान दीजिए की और जो सेंटेंस बहुत आते हैं और यही आपको बताएंगे कि आपका मिश्र वाक्य है। क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि आ जाएं तो कैसे मिश्र वाक्य हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। देखिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। आपके जो की आ गया तो ये आपका बोध कराएगा मिश्र वाक्य। सफल वही होता है जो परिश्रम करता, जो आ गया मिश्र वाक्य। जो ही सौमिता ने खाना खाया वह चली गई। सौमिता ने खाना खाया। देखिए जो ही हमने भी बताया था आपका जो ही भी शब्द आ जाए तो भी आपका क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। या जो ही सौमिता ने खाना खाया वह चली गई। और यहाँ पे देखिए कॉमा लगा हुआ है। यानी कॉमा इनमें क्या होगा? अगर कॉमा लगा हुआ है ना तब पर भी मिश्र वाक्य का बोध कराते हैं। देखिए वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है। वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है। तीन वाक्य आ गए हैं। तो देखिए यहाँ लिखा था जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों वो मिश्रित वाक्य। मतलब एक प्रधान हो और दो या तीन ऐसे सेंटेंस हो जो प्रधान सेंटेंस पर निर्भर हो तो आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने आप लोगों को जो है हिंदी ग्रामर के बारे में जितनी भी जानकारी दी और आप लोग इन सारे जो है अपना एक बढ़िया से नोट्स बनाइए और इन्हीं को बार बार रिवीजन कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।